हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इस क्लास में हम झारखंड के इतिहास में झारखंड के साथ मुगलों के संबंधों की चर्चा करेंगे। मुगल शासनकाल के दौर में उनके शासन की स्थापना के साथ ही झारखंड में मुगलों के शासनकाल के समय झारखंड में कई जनजातीय और गैर जनजातीय शासकों का प्रभुत्व था। इन राज्यों में खोखरा के नागवंशी राज्य, सिंहभूम के सिंहवंशी राज्य, पंचेत राज्य इत्यादि का प्रमुख स्थान था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र को खोखरा के नाम से संबोधित किया है। तुर्क अफगान काल में दिल्ली के सुल्तानों या बंगाल बिहार के शासकों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर जनजातियों के द्वारा लूटपाट की घटनाओं के कारण ही हुआ। उस समय झारखंड की सीमाओं पर कई छोटे छोटे शासकों को तैनात किया गया था, जिनका मूल उद्देश्य दिल्ली सल्तनत अथवा शाही लश्कर को जनजातीय उपद्रवों से सुरक्षित रखना था। इन क्षेत्रों से सल्तनतकालीन सेनाओं का आवागमन काफ़ी कम होता था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण के समय इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक छज्जू तथा मलिक काफूर ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक इब्राहिम बया ने हजारीबाग तक आक्रमण करके सेना की एक छोटी टुकड़ी को फतेह सिंह के नेतृत्व में यहाँ छोड़ दिया था। सुल्तान मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक भी अपनी सेना के साथ उड़ीसा अभियान के समय इसी क्षेत्र से होकर गुजरा था। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन चुका था। उस समय मुगलों से अधिक इस क्षेत्र पर अफगानों का प्रभाव था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में झारखंड के जंगलों का कई बार उपयोग किया। इससे पूर्व झारखंड में मुस्लिम सेना का आगमन किसी दुश्मन का पीछा करते हुए या बंगाल बिहार पर आक्रमण के दौरान आने जाने के क्रम में ही हुआ था। खानदेश के शासक आदिल शाह ने अपने सैन्य दल के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसका लंबे समय तक झारखंड पर प्रभाव रहा था, जिसके कारण कई इतिहासकारों ने उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से संबोधित किया है। मुगल काल में पलामू के रक्सेलों को पराजित करके चेरो राजवंश की स्थापना की गई थी। रक्सेलों का शासन केंद्र पलामू और सरगुजा क्षेत्रों पर था, जो खोखरा के उत्तर पश्चिम में स्थित था। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय सूर शासक शेर शाह को दिया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पलामू के चेरो राजवंश की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। इसके संस्थापक भागवत राय थे, पर डॉक्टर वीरोत्तम के अनुसार शेरशाह के गद्दी पर बैठने से पहले ही पलामू में चेरो वंश की स्थापना हो चुकी थी। चेरो रोहतासगढ़ की ओर से पलामू पहुंचे थे। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल के महमूद शाह को पराजित करने के लिए झारखंड के मार्ग से लखनौती में प्रवेश किया था। शेरशाह ने 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया था। 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ चौसा की लड़ाई से पहले उसने अपने सेनापति को झारखंड के एक राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए भेजा। कई तत्कालीन पुस्तकों में भी इस अभियान के बारे में चर्चा मिलती है। इतिहासकार अहमद यादगार के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य सफ़ेद हाथी को प्राप्त करना था। इस सैन्य कार्रवाई में महारत चेरो को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, पर इससे चेरो अफगान युद्ध का अंत नहीं हुआ। शेरशाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के भी चलाए गए तथा पठानों की शक्ति स्थापित करने के लिए सैनिक छावनियां भी स्थापित की गई। अकबर के शासनकाल में झारखंड के प्रमुख शासक वंशों में कोकरह या खोखरा के नागवंशी
पलामू के चेरो तथा सिंहभूम के सिंह वंश मुख्य थे। उस समय नागवंशी राजाओं की राजधानी खोखरा थी। वहाँ के शंख नदी में हीरे मिलने की सूचना ने संभवतः अकबर को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया होगा। इसके अलावा सामरिक और राजनीतिक कारण भी रहे होंगे, क्योंकि हुमायूं के समय से ही कुछ अफगान सरदार झारखंड के क्षेत्रों का उपयोग मुगलों के विरुद्ध करते आ रहे थे। अतः अकबर के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक हो गया था। अकबरनामा के अनुसार 1585-86 ईस्वी में खोखरा या खुखरा पर आक्रमण किया गया, जिसके पश्चात नागवंशी राजा ने मुगलों को मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया। पर मुगलों के इस क्षेत्र से वापस लौटने के पश्चात यहाँ पर उनका नियंत्रण काफ़ी कम हो गया और यह सिर्फ सालाना कर की वसूली तक ही सीमित रहा। सिंहभूम के सिंह वंश ने भी 1592 ईस्वी में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा पोड़हाट के राजा रंजीत सिंह अकबर के सेनापति मानसिंह के अंगरक्षक बन गए थे। उस समय के तीसरे प्रभावशाली शासक धनबाद के मानभूम राज्य ने भी 1590-91 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया। मानसिंह ने रोहतासगढ़ का निर्माण करने के पश्चात चेरो शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। भागवत राय को पराजित करके उसे अकबर के समक्ष पेश किया गया। इन शासकों ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर ली, पर अकबर की मृत्यु के पश्चात पुनः स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने बिहार झारखंड की सूबेदारी सर्वप्रथम अबुल फजल को दी। अबुल फजल को सौंप दी तथा अफजल खां को सौंप दी तथा 1615 ईस्वी में उसने नूरजहां के भाई इब्राहिम खां को वहां का सूबेदार बनाया। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा, क्योंकि वहां के शासक ने अकबर की मृत्यु के पश्चात मालगुजारी देना बंद कर दिया था। इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में खोखरा के नागवंशी शासक दुर्जन साल को पराजित कर दिया तथा वहां से प्राप्त हीरे और 23 हाथी जहांगीर के समक्ष पेश किए। दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। 12 वर्षों तक बंदी रहने के पश्चात दुर्जन साल को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि वह हीरो का पारखी था। जहांगीर ने उसे मुक्त करने के पश्चात शाह की उपाधि दी और उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। दुर्जन साल ने मुगलों को 6000 रुपया सालाना मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया। जहांगीर के शासनकाल में चेरो राजा भागवत राय की मृत्यु के पश्चात अनंत राय शासक बना। उसके पश्चात सहबल राय के समय ग्रैंड ट्रंक रोड पर लूटपाट की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई, जिसके पश्चात उसे पराजित करके मुगलों द्वारा दिल्ली ले जाया गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। सहबल राय की मृत्यु की खबर पाते ही चेरो लोगों ने मुगलों के विरुद्ध मारकाट आरंभ कर दी और अंत में मुगलों को इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ा। शाहजहां के शासनकाल में मुगलों का प्रभाव झारखंड में और अधिक बढ़ गया। वास्तव में उसकी रुचि खोखरा और पलामू में ही अधिक थी। 1627 ईस्वी में दुर्जन शाह ग्वालियर से लौटने के पश्चात एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। मुगलों के शान शौकत से प्रभावित होकर उसने अपनी नई राजधानी दोईसा में बनाई। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी सुरक्षित था। उसने नए नगर में बनारस तथा आसपास के क्षेत्रों से पंडित, पुरोहित, कारीगर और शिल्पियों को मंगाया, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में एक नई साझा संस्कृति का उदय हुआ। शाहजहां के शासनकाल में 1441 एवं 1643 ईस्वी में मुगलों ने पलामू पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन शासक प्रताप राय ने मुगलों से संधि कर ली। उसे मुगल दरबार में 1000 का मनसब प्रदान किया गया। प्रताप राय महान शासक था। उसी ने पलामू में पुराने किले का निर्माण किया था।
प्रताप राय 1647 ईस्वी तक मुगलों का मनसबदार बना रहा। उसके पश्चात मेदिनी राय वहाँ का राजा बना। उसने मुगलों की व्यस्तता का लाभ उठाकर अपनी सैन्य शक्ति में काफ़ी वृद्धि कर ली। सिंहभूम, मानभूम तथा हजारीबाग में मुगलों का स्थायी प्रभाव स्थापित नहीं हुआ। सिर्फ रामगढ़ राज्य ने ही मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। उसे आवश्यकता अनुसार मुगलों की सैनिक सहायता करनी थी। औरंगजेब के शासनकाल में पलामू और खोखरा के अलावा मानभूम तथा सिंहभूम पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसके पश्चात इन क्षेत्रों ने भी मुगलों को सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। पलामू के चेरो राजा मुगलों को शाहजहां के समय से मालगुजारी देते थे, पर जब कर की राशि बढ़ाई गई तो वहां के शासक मेदिनी राय ने इसका विरोध किया और उसने कर देना बंद कर दिया। उसने सीमांत क्षेत्रों में भी लूटपाट करवाई। आलमगीरनामा के अनुसार औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार को इस राज्य पर आक्रमण करने का फरमान जारी किया। नागवंशियों ने भी मेदिनी राय के विरुद्ध मुगलों से शिकायत की थी। पटना के सूबेदार दाऊद खान लश्कर के साथ राजधानी की ओर बढ़ा। मेदिनी राय ने दाऊद खान को संधि के लिए कई प्रस्ताव भेजा, पर औरंगजेब के आदेशानुसार दाऊद खान ने मेदिनी राय को संधि करने के बदले में इस्लाम धर्म स्वीकार करने की शर्त रखी। मेदिनी राय ने इसे अस्वीकार कर दिया और युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई। मुगलों ने पलामू के दोनों किलों अर्थात नए और पुराने किले पर अधिकार करके राजधानी पर कब्जा कर लिया तथा मेदिनी राय को वहां से भागकर सरगुजा में शरण लेनी पड़ी। दाऊद खान ने पुराने किले में विजय स्मृति स्वरूप एक मस्जिद का भी निर्माण कराया। दाऊद खान के पलामू से लौटते ही पुनः मेदिनी राय अपने क्षेत्र में वापस लौट आया और उसने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त कर उसकी समृद्धि और पुरानी संपन्नता को पुनः स्थापित किया। मेदिनी राय का शासनकाल चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने दोबारा राजा बन जाने पर उसके द्वारा दोबारा राज्य पर अधिकार कर लेने पर औरंगजेब ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उस समय मुगलों की संप्रभुता सिर्फ नाम मात्र के लिए बनी रही। मेदिनी राय की मृत्यु के पश्चात रुद्र राय गद्दी पर बैठा। औरंगजेब के समय हजारीबाग के क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य थे। उत्तर मुगल काल में झारखंड की स्थिति में कुछ बदलाव आया। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक राम शाह के 2 पुत्र थे, यदुनाथ शाह तथा एनी शाह। एनी शाह ने अपनी राजधानी स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसाई तथा डोईसा का शासक यदुनाथ शाह बना। यदुनाथ शाह द्वारा मुगलों को कर नहीं दिए जाने पर तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियर ने बिहार के गवर्नर से उस पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये नकद के अलावा हीरे मोती भी भेंट में दिए। राजधानी डोईसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी स्थान नहीं थी, अतः यदुनाथ शाह ने अपनी नई राजधानी पालकोट नामक स्थान पर बनाई। विभिन्न उदाहरणों से यह पता चलता है कि मुगलों को झारखंड से नियमित कर कभी नहीं मिला। जब कभी मुगल सूबेदार ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो उसे कुछ राशि दे दी गई। उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ समय तक कर भी दिया गया, पर यह स्थिति लंबे समय तक बनी नहीं रही। मुगल शासन के अंतिम दौर तक उत्तरी पलामू मुसलमानों एवं राजपूतों के प्रभाव में था, जबकि दक्षिणी पलामू पर चेरो राजवंश का अधिकार था। सिंहभूम में सिंह वंश का शासन था तथा सरायकेला राज्य की स्थापना हो चुकी थी। मानभूम में मुस्लिम प्रभाव उस समय तक समाप्त होने लगा था। इसके अलावा कई क्षेत्रों में पुराने हिंदू राजवंशों का भी शासन था। मुस्लिमों का भी कुछ क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ा था, पर वह सीमित ही रहा था। थैंक यू।